हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हर एग्जाम में आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो टॉपिक वाइज ले रहे हैं, यानी कि जो टॉपिक हमने पढ़ाया है गुप्त काल, उसी से हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहले आप लोगों को हमने मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, जहाँ से आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आए हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। और इसी क्रम में हम गुप्त साम्राज्य के इसके बारे में भी क्वेश्चन बना रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को एक क्लास मिल चुका है क्वेश्चंस का, और आज इसी क्रम में हम दूसरा क्लास बना रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, ये है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। यानी कि गुप्त साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे पीजीटी, टीजीटी, नेट और आईएएस में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम, पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपके पास चार ऑप्शन है बच्चों, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शासक है जिसने सबसे पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने तो बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं, लेकिन महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की, आपको ये बताना है। तो आपको पता है चंद्रगुप्त जो प्रथम है और स्कंदगुप्त है श्रीगुप्त। इसमें से जो श्रीगुप्त है ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, और इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान देंगे इसको, बार बार रिवाइज करके इसको कंफर्म कर लीजिएगा। गुप्त संवत कब चलाया गया या कब चला और किसने चलाया था, यानी कि ये कब चला ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और किसके द्वारा ये चलाया गया ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो बताएंगे बच्चों ये कब चलाया गया था। यानी कि इस एक क्वेश्चन में आपके लिए 2-3 क्वेश्चन छुपे हैं या 2-3 आंसर आपको मिलेंगे। तो आपको बताना है कि किसने चलाया था और कब चलाया था। तो आपके पास पहला ऑप्शन है 319-20 में श्रीगुप्त ने चलाया था, 319-22 में स्कंदगुप्त ने चलाया था, 319-21 में घटोत्कच ने चलाया था, या 319-20 में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, और उनमें से आपको बताना है कि कब चलाया गया ये गुप्त संवत तिथि और किस राजा ने चलाया। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपके पास 2 आंसर हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है यही गुप्त वंश के संस्थापक भी हैं, और इन्होंने ही ये संवत चलाया था। और तिथि याद रखिएगा 319-20। आगे का जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है भी। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जिसकी रचना दरबारी कवि हरिसेन ने किया था, इस पर किसका लेख नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं हरिसेन, एग्जाम में आता है कि किसने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। तो हरिसेन ने लिखा है इसे, और ये चंपू शैली में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है ये। लेकिन आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है या कौन सा शासक है जिसका इस पर लेख नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों अशोक, इसके अलावा समुद्रगुप्त, इसके अलावा अकबर, जहांगीर, बीरबल। तो इसमें से कौन से हैं जिनका लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए अशोक का है, उस पर प्रशस्ति लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त का भी प्रशस्ति है, जहांगीर ने भी अपना लेख लिखवाया और बीरबल ने भी लिखा है, लेकिन ये जो अकबर है इनका लेख इस पर नहीं पढ़ता मतलब जो है, क्योंकि ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है ये स्थापित था कौशाम्बी में, जिस पर अशोक के आदेश लिखे हुए थे और उसको प्रयाग में लाने का काम किया था अकबर ने। यानी कि जब उन्होंने प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद रखा और इलाहाबाद में किला बनवाया, तो उस किले में उन्होंने इस स्तंभ को ला करके रख दिया था, और इस पर अकबर के लेख नहीं है, लेकिन वो लेख करके आए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी राजाओं का जो लेख है इस स्तंभ पर पाया जाता है। तो यहाँ से हर तरह का क्वेश्चन बनता है घुमा फिरा करके। तो अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो गलती नहीं होगी। आगे है बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और किसने कहा था।
यानी कि कौन सा राजा है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और उसको नेपोलियन किसने कहा था। यहाँ पर भी आपके पास 2 क्वेश्चन है और 2 आंसर है। अब आपको बताना है कि कौन सा राजा है और उसको इस उपाधि से किसने संबोधित किया था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं और आपका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त और पारसी ब्राउन ने कहा था, या समुद्रगुप्त है जो नेपोलियन है इनको बीए स्मिथ ने कहा था, या श्रीगुप्त है इनको फर्ग्यूसन ने कहा था, या चंद्रगुप्त द्वितीय है इनको बीए स्मिथ ने कहा था। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा राजा है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये उपाधि देने वाला कौन सा व्यक्ति या राइटर है। तो ये बहुत आसान है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। और इनको ये जो उपाधि है किसने दिया है, तो ये उपाधि दिया है बीए स्मिथ ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त है जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा विजय किए थे दक्षिण में भी और उत्तर में भी और विदेशी राजाओं के ऊपर भी। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और ये जो उपाधि दी थी ये बीए स्मिथ ने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है कौन से गुप्त शासक या कौन सा गुप्त शासक सफल संगीतज्ञ था जिनको सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये एग्जाम में आया है कि कौन सा शासक है जो संगीतज्ञ था। एक दूसरा क्वेश्चन आया कि किस शासक को बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो इस एक क्वेश्चन में आप देखेंगे 2-2 क्वेश्चन या 2 आंसर छिपे हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है कुमारगुप्त। तो बताएंगे बच्चों कौन सा शासक है जो संगीतज्ञ है यानी कि खुद उसको संगीत बजाना आता है और उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो आंसर होगा ये समुद्रगुप्त होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी, यानी कि इसके अलावा और भी उपाधियां इन्होंने धारण की है। तो आपको बताना है कि भारी भरकम उपाधियां धारण करने वाला कौन सा शासक है। अगर मैं जरा फास्ट बोल रही होंगी या तेजी से बता रही हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, 2 मिनट विचार कीजिएगा और अपने दिमाग से टिक कीजिएगा कि कौन सा आपको सही लग रहा है और जज कीजिएगा कि क्या आप सही आंसर तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर आपने क्लासेस को ईमानदारी से देखा है, नोट लिया है, उसको बार बार रिवाइज किया है तो आपको बिल्कुल भी स्पीड ज़्यादा नहीं लगेगी। और अगर नहीं है ऐसा तो स्पीड ज़्यादा लगेगी और उसका आपके पास सोल्यूशन है। वीडियो पॉज करें और उसको बार बार रिवाइज करें या उसको सोचे विचार करें, आंसर टिक करें और फिर आगे बढ़ें। तो आपको बताना है कि कौन सा राजा है जिसने इतनी सारी भारी भरकम उपाधियां दी, इसके बाद और भी उपाधियां दी हैं। तो ऑप्शन में आपके पास अशोक है, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है और चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो कौन सा राजा है आपको पता है। गुप्त राजवंश का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है और इन्होंने ही सबसे ज्यादा भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस एक राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। बिल्कुल आपके पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शन है नाग वंश, वाकाटक वंश, कदम्ब वंश, लिच्छवी वंश। तो बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा वंश है जिसके साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। आप लोगों को क्लास में मैंने बताया था कि इस समय जो गुप्त शासक हैं इन्होंने बहुत सारे पड़ोसी राजाओं के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनसे दोस्ती या उनसे रिश्तेदारी बनाने के बाद उन्हें अपनी तरफ मिला लिया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इस तरह का कार्य किया था। उन्होंने समकालीन बहुत सारे राजवंशों के यहाँ अपनी पुत्री, अपने पुत्र, यहाँ तक कि खुद की शादी भी की थी जिससे उनके जो पड़ोसी हैं उनके दोस्त बन गए थे और उनकी मदद किए थे शकों को पराजित करने में। तो आपको बताना है कि वो कौन से राजवंश हैं जिनसे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। तो पहला है नाग वंश, इनसे किया था। आपको पता है कुबेर नागा इन्हीं की जो है पुत्री थी या इसी वंश की राजकुमारी थी। दूसरा है वाकाटक राजवंश, इससे भी किया था। इस राजवंश में उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था रुद्रसेन द्वितीय से और इन्होंने बहुत मदद किया था शकों को पराजित करने में। तीसरा है कदम्ब राज, यहाँ पे उन्होंने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया था, इसलिए ये राजवंश ही होगा। ये जो लिच्छवी है यहाँ पे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पे जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले हैं ये समुद्रगुप्त के पिता यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम है, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र
3 ऑप्शन आपका नहीं है, बाकी ये तीनों है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को 9 रत्नों का नाम याद होना चाहिए और आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन है जो उनके 9 रत्न में शामिल नहीं है। पहले हैं अमर सिंह, दूसरे हैं बेताल भट्ट, तीसरे हैं वररुचि, चौथे हैं छपड़क, पांचवें हैं ब्राह्मणी और छठे हैं नागार्जुन। तो आपको बताना है बच्चों की कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है 9 रत्नों में। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें से कोई एक व्यक्ति है जो 9 रत्नों में शामिल नहीं है। 9 रत्नों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको पता है अमर सिंह तो उन्हीं के दरबार में थे, इन्होंने अमरकोश लिखा है। बेताल भट्ट की कहानियां प्रचलित हैं, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। वररुचि भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उन्हीं के हैं दरबार से। छपड़क ज्योतिष की ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, ये भी थे। और जो ब्राह्मणी है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का जो है लिखा है और इन्हें बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान था। ये जो नागार्जुन आप जानते हैं, ये बौद्ध भिक्षु है और इन्होंने ये 9 रत्नों में नहीं शामिल थे। ये इनका संवाद जो मिनांडर के साथ है वो मिलिंद मनहु में है और ये एक बौद्ध भिक्षु है, ये 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 6 है ये सही हो जाएगा और ये बाकी सारे लोग 9 रत्न में शामिल हैं। इसके अलावा आपको देखना है कि और कौन कौन है, जैसे कालिदास है वो भी शामिल थे। इसके अलावा बहुत सारे और भी बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके 5 तो तैयार हो गए हैं, 4 और जो बचे हैं वो आपको देखने होंगे। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में कौन सा यात्री भारत आया था और कहाँ से आया था। 2 क्वेश्चन है बच्चों और आपके पास 2 आंसर है। बताना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था और वो किस देश का निवासी था या वो किस देश से भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है फाहियान चीन से, हुएनसांग चीन से, इत्सिंग चीन से, माओलिंग चीन से या इब्न बतूता चीन से। तो आपको बताना है कि कौन सा वो है यात्री जो आया था उस समय और वो किस देश का यात्री था। तो आई होप आपको ये याद होगा, क्योंकि मैंने आपको ये कई बार समझाया भी है और इनके बारे में डिटेल भी बताया था। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो सही आंसर है ये फाहियान है और यही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। मैंने आपको बताया था कि आए तो एक थे स्थल मार्ग से, लेकिन ये लौट के जाते हैं जल मार्ग से और रास्ते में यानी कि समुद्र में तूफानी जो तूफान आता है समुद्र में, समुद्री तूफान में फंस जाते हैं और इनका जो नाम है वो चीन की बजाय जो है इंडोनेशिया की तरफ चला जाता है और 2-3 महीने जो है तूफान में फंसे रहने के बाद ये किसी तरह इंडोनेशिया पहुंचते हैं और वहां उतरने के बाद ये 6 महीने इंडोनेशिया में ही निवास करते हैं। उसके बाद ये दोबारा चीन के लिए निकलते हैं। तो ये फाहियान है, ये आते तो स्थल मार्ग से हैं लेकिन वापस जब लौटते हैं तो ये जलीय मार्ग से जाते हैं। हुएनसांग के बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया है, ये स्थल से ही आए हैं और स्थल से ही गए हैं और ये अपनी राजा की परमिशन लिए वगैरह आए थे और सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाले यही हैं। ये साउथ में भी गए हैं, ये पूर्वोत्तर के देशों में भी गए हैं, जो मतलब पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं वहाँ भी इन्होंने भ्रमण किया है। ये दक्षिण में आप देखेंगे पांड्य राज्य तक गए हुए हैं और ये हुएनसांग के दरबार में आए थे और ये बौद्ध भिक्षु हैं या एक बौद्ध हैं या इन्होंने जो है यात्रा किया है जो ये बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए, बौद्ध ग्रंथों को आप जो संकलन है करने के लिए और वापस जाते हैं तो इन्होंने बहुत सारे पांडुलिपियों को अपने साथ लेकर के गए भी थे। तो इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो आंसर है ये फाहियान है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम क्या था जिसने भूमि अनुदान में दिया था। यानी कि ये कौन सी रानी है जो गुप्त राजवंश से भी संबंधित है और वाकाटक राजवंश से भी संबंधित है और उन्होंने जो भूमि है वो अनुदान के रूप में यानी कि मदद के रूप में या दान के रूप में दिया है। तो आपके पास ऑप्शन है कुबेर नागा, कुमार देवी और इसके प्रभावती गुप्त, देवदत्त देवी या दत्त देवी, यहाँ पे दत्त देवी है और ये चौथा है, पांचवा है महादेवी गुप्त। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी महारानी है जो 2 राजवंश से संबंधित है और उन्होंने भूमि को अनुदान के रूप में दिया है। इसका उल्लेख मिलता है अभिलेखों में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताना है आपको। और आपको पता है कि इसमें जो है आपकी प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है यानी कि गुप्त राजवंश की राजकुमारी है। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी है जो कि वाकाटक नरेश है। तो ये दोनों राजवंश से संबंधित हैं और इन्होंने जो है भूमि अनुदान दिया है। क्योंकि इनके जो पति थे रुद्रसेन, ये 30 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जो प्रभावती गुप्त है ये अपने अल्पायु पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन करती है
और एक महारानी के रूप में आने के बाद उन्होंने भूमि अनुदान भी दिया था। इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये जो प्रभावती गुप्ता है ये भी दोनों राजवंश से संबंधित हैं। आगे है किस गुप्त शासक का सिक्का भार या वजन में सबसे ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस गुप्त शासक का सिक्का भार या वजन में सबसे ज्यादा था तथा किसने सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्के चलाए थे। दो क्वेश्चन दो आंसर है यहाँ पे। कौन सा राजा है जिसके सिक्के वजन में ज्यादा है या उनका भार ज्यादा है, और वो कौन सा राजा है जिसने मात्रा में यानी कि संख्या में ज्यादा सिक्के चलाए थे। तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों, पहला है स्कंदगुप्त कुमारगुप्त, यानी कि क्या स्कंदगुप्त ने वजन में सबसे भारी सिक्का चलाया था और क्या कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा संख्या में सिक्के चलाए थे। दूसरा है स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, और चौथा है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपके पास ऑप्शंस हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने इसे खुद बनाया है ताकि आप लोगों का एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन तैयार हो जाए, और गिनती के लिए भले ही 25 क्वेश्चन दिखे लेकिन उससे आपका कम से कम 75 क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाने चाहिए। तो आप बताएंगे बच्चों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्कंदगुप्त हैं इनके जो सिक्के हैं ये वजन में सबसे ज्यादा है, और जो कुमारगुप्त हैं इनके जो सिक्के हैं ये संख्या में ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आगे है किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ, और इस बात की सूचना किस अभिलेख से मिलती है। यानी कि कौन सा राजा है जिसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, और इस बात की यानी कि हूणों के आक्रमण की जो चर्चा है या जो सूचना है वो किस अभिलेख से मिलता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि किस राजा के शासनकाल में पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ था, और हूणों के आक्रमण की चर्चा या उल्लेख या जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त और अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा जो राजा है समुद्रगुप्त और एक प्रयाग अभिलेख, तीसरा जो राजा है कुमारगुप्त इनका क्या मानसौर अभिलेख से पता चलता है, और चौथा जो है स्कंदगुप्त और भित्री अस्तंभलेख। तो आपको बताना है राजा कौन है और अभिलेख कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा और अभिलेख आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। कौन सा सही होगा, अगर आपने पिछले की क्लासेस बहुत अच्छे से देखे होंगे तो आपको चित्र रटा होना चाहिए कि जो स्कंदगुप्त है इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले हूणों का आक्रमण हुआ था, और इस बात की जो जानकारी है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कोई ऐसा है जो सही मैच नहीं है या वो गलत मैच है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनकी पत्नी कुमार देवी थी, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी पत्नी कुबेर नागा और ध्रुव देवी थी, तीसरा जो है समुद्रगुप्त और इनकी जो पत्नी है वो दत्त देवी है, और चौथा जो है कुमारगुप्त और इनकी जो पत्नी है अनंत देवी है, और पांचवा जो है पुरगुप्त और इनकी जो पत्नी है महादेवी है, और जो आपका छठा ऑप्शन है कि सभी सही हैं। पांचवा ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आपके पास जो है समय है और बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है या इसका आंसर याद है तो इसका मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर याद है, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी पूछता है कि कुबेर नागा किसकी पत्नी है, या ध्रुव देवी किसकी पत्नी थी, या कुमार देवी किसकी पत्नी थी, या दत्त देवी किसकी पत्नी थी। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे आंसर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका 6 हो जाएगा, यानी कि इसमें से सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो आपका 6 सही है, सारे सही मैच हैं। तो आपके पास इतने सारे तथ्य हैं, इनको जरूर नोट कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध या उपाधि धारण नहीं किया था। यानी कि गुप्त शासकों ने बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं, लेकिन इसमें से कोई एक है जो उन्होंने धारण नहीं किया है। तो आपके पास ऑप्शन है परमेश्वर, दूसरा है धर्म प्रवर्तक, तीसरा है परम भट्टारक, चौथा है महाराजा ध्राज। तो बताएंगे बच्चों कौन सी उपाधि है जो गुप्त शासकों ने कभी धारण नहीं किया, बाकी जो उपाधियां उन्होंने धारण की हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी उपाधियां हैं जो उन्होंने धारण की हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, फटाफट इसको सोचें, विचार करें और जो है टिक लगाएं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो धर्म प्रवर्तक की उपाधि है ये गुप्त शासकों ने नहीं धारण की है। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धिराज, विक्रमादित्य, देवश्री, देवराज, ये सारी उपाधियां धारण किया उन्होंने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ
ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, यानी कि इसमें से कोई ग्रंथ है जो ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, बाकी सारे ऐतिहासिक महत्व के हैं। तो पहला है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, और दूसरा है विशाख दत्त का मुद्राराक्षस, और तीसरा है बाणभट्ट की कादम्बरी, और चौथा है कल्हड़ की राज तरंगिणी। तो आपको बताना है इसमें से वो कौन सा ग्रंथ है जो ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसका विचार करेंगे और बताएंगे कि कौन सा है जो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। तो आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, तो आपको सही आंसर पता होगा। इसमें आप जो देखेंगे बाणभट्ट की जो कादम्बरी है ये आपका ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बाकी सारे जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, यानी कि उनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कायस्थ शब्द का उल्लेख, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ये नेट के एग्जाम में भी आया है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है, यानी कि कायस्थ शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस स्मृति में मिला था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑप्शन है आपके पास नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति। इसमें से कौन सा स्मृति है जिसमें सबसे पहले जो है कायस्थ शब्द का उल्लेख मिला है। गुप्त काल पढ़ाते हुए मैंने आपको कायस्थों के बारे में बताया था कि वो कौन सा जो है काल है, यानी कि गुप्त काल में ही कायस्थों का उल्लेख मिलता है। तो कायस्थों का जो उल्लेख है जाति के रूप में वो ओशनस स्मृति में मिलता है, यानी कि अगर जाति पूछे कि कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख कहाँ है तो ओशनस स्मृति में है। लेकिन कायस्थ शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि शब्द का उल्लेख कहाँ है और एक जाति के रूप में इनका उल्लेख कहाँ है, तो दोनों ही आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है, यानी कि सांस्कृतिक युग के रूप में जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है मौर्य युग को, गुप्त युग को, कुषाण युग को, सातवाहन युग को। ये तो बहुत ही आसान है, क्लासिकल युग यानी कि सांस्कृतिक या स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसे। तो आपको बताएंगे कि कौन सा है वो युग, और ये आप लोगों को रट गया होगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा समझाया है पिछले के क्लासेस में। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त राजवंश है इसी के शासनकाल को जो है स्वर्णकाल या क्लासिकल युग कहा जाता है, क्योंकि इसी के काल में आप देखेंगे कला संस्कृति का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। हर तरह की कला का, हर तरह की संस्कृति का विकास, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे दूसरी धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ हो, या आप देखेंगे खगोल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो राजनीतिक आर्थिक नहीं कहेंगे, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो गुप्त काल है बहुत आगे है, इसलिए इसको इसका स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे है बच्चों, गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, उसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है कि इस काल में जो कला एवं संस्कृति है, इसका कला एवं संस्कृति या कला एवं साहित्य का विकास बहुत ज्यादा हुआ था, इसी वजह से इसको आप देखिए क्लासिकल युग कहा जाता है या स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोनों आंसर आपके पास है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि कौन सी गुफाएं हैं जो गुप्त काल में बनी हैं। तो गुफा संख्या 10, 11, 12 और 13, गुफा संख्या 12, 13, 14 और 15, गुफा संख्या 2, 8, 10 और 11 और गुफा संख्या 16 और 17। तो बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो गुफाएं हैं ये बनी हुई है किसके शासनकाल में। तो जो गुफाएं होती हैं आप जानते हैं ये प्राकृतिक भी होती हैं, लोगों के द्वारा बनाई भी जाती हैं, और ज़्यादातर ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही या जैन भिक्षुओं के लिए बनाए जाते थे, और ये बहुत सारे काल से भी संबंधित होते थे। कभी कभी एक ही काल में बड़े पैमाने पे बना दिए जाते थे, कभी कभी कई कालों में बनकर तैयार होते थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल से कौन सी गुफा संबंधित है। तो अजंता, जिसको कोई नहीं जानता, वो चीज़ें गुप्त होती हैं तो गुप्त काल की हैं, लेकिन इसमें कुछ गुफाएं गुप्तों ने बनाए हैं, बहुत सारी गुफाएं इसमें वाकाटकों ने भी बनाए हैं, तो ये कई राजाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, 16, 17 और यहाँ पे अगर 19 होता तो भी सही आता। 16, 17, 19 जो गुफा संख्या है ये गुप्त शासकों का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देंगे, 16, 17 और 19 गुफा संख्या जो है ये गुप्त शासकों के शासनकाल का है। आगे है निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। आपके पास है ऑप्शन गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9,
तीसरा ऑप्शन है गुफा संख्या 10 और चौथा ऑप्शन है गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16। तो आपको बताना है कि कौन सी गुफा संख्या है जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है, यानी कि जो राजकुमारी है वो मरने की स्थिति में है या मूर्छित है, और ये कौन सी गुफा संख्या में बना हुआ है। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था पढ़ाने के टाइम में, इसे याद रखिएगा। ये गुफा संख्या 16 है जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21, किस काल के वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा यमुना की आकृतियां अंकित मिलती हैं। ये किस काल की वास्तुकला की विशेषता है जहाँ पे गंगा और यमुना की आकृति मिलती है, यानी कि इसके पहले गंगा यमुना की जो आकृति है वो नहीं मिलती थी, लेकिन कौन सा काल है जहाँ पे विशेषता हो गई कि गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं या जो चित्रकला है वो जरूर मिलती है। मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त काल है, इस काल में आते आते जो गंगा यमुना है इनकी जो कल्पना है ये महिलाओं के रूप में किया जाने लगा था, और उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी मंदिर के द्वार पे। द्वारपाल की जगह गंगा यमुना की मूर्तियां बनती थी, जहाँ पे कूर्म वाहिनी जो है यमुना और मकर वाहिनी गंगा बनती थी। मकर मीन्स मगरमच्छ होता है, यानी कि मगर का वाहन करते हुए गंगा बनाई जाती थी, और कूर्म मीन्स होता है कछुआ, यानी कि कछुए का वाहन करते हुए यमुना को बनाया जाता था। तो ये विशेषता है गुप्त काल की, जहाँ पे मंदिर पे द्वारपाल की जगह कूर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा का जो मूर्ति है वो स्थापित किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसमें आप जानते हैं गुप्त काल सही आंसर हो जाएगा। धमेक स्तूप स्थित है कहाँ पर, बहुत बार एग्जाम में आया है, सांची में है या भरूच में है या सारनाथ में है या झांसी में है। तो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आई होप आप लोगों को पता भी होगा। स्तूप क्या होता है, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, स्तूप का मेन भाग क्या होता है, उनका क्या महत्व है, कौन सा स्तूप किसने बनवाया है और किस स्तूप की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हमने पीछे की क्लासेस में डिस्कस किया है। तो अगर आपको पता होगा तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये जो धमेक स्तूप है ये सारनाथ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सूची 1 के मिलान को, मतलब जो 1 है उसको 2 से मिलाना है। अब आपके पास मिलाने के लिए ये सूची है और यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है यहोल स्तंभ लेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक गुहा लेख, भीतरी स्तंभ लेख। दूसरी तरफ आपके पास राजा है कुशावदत्त, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त, रुद्रताम्र फर्स्ट। इस तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं आजकल, और इस तरह के क्वेश्चन से भी बहुत सारे आंसर क्लियर हो जाते हैं। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा होगा। ये बहुत ही आसान है, अगर आपने पढ़ा है, पीछे की क्लास में देखी है तो बहुत आसान है, और अगर नहीं देखे हैं तो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आज क्लास देखने के बाद इसको बार बार रिवाइज कर लेंगे तो मुश्किल दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहोल स्तंभ है ये किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और इसको लिखा किसने है, रविकीर्त ने। और रविकीर्त ने इसमें क्या लिखा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने आप को भारवी और कालिदास के समतुल्य माना है। कालिदास, इन्होंने वहाँ पे एग्जाम में भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि रविकीर्त ने अपने आप को किसके समतुल्य माना है, किसके समान माना है, तो भारवी और कालिदास के समान माना है रविकीर्त ने। और इन्होंने लिखा है जो है पुलकेशिन द्वितीय के ये दरबारी कवि है, इन्होंने लिखा है यहोल स्तंभ, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का वर्णन है। तो पहले का मिलान दूसरे से हो गया। जूनागढ़ शिलालेख ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन प्रथम का है, जिसमें सुदर्शन झील का उल्लेख है, और इस झील को बनाने के पीछे 4 राजा हैं और उनके 4 राज्यपाल जुड़े हुए हैं। ये भी मैंने बहुत विस्तृत अध्ययन कराया था। ये भी बताया था कि ये जो अभिलेख है ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है, चंपू शैली में लिखा हुआ है। ये जो रुद्रदामन फर्स्ट है ये शक राजा है, और जो कि सौराष्ट्र से लेकर के मालवा तक का इनका साम्राज्य था। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। नासिक का गुहा लेख ये आपको पता होना चाहिए, जो कुशावदत्त है ये इनका है, और जो आपका भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त का है, और इसी से हूणों के आक्रमण का पता चलता है, हूणों के आक्रमण का पता चलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा एक क्वेश्चन से। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, यानी कि पहला दूसरे से मैच हो, यानी कि पहला जो है वो दूसरे से मैच है, ए जो है वो 2 नंबर में आएगा, तो ये 2 है, और जो आपका जूनागढ़ लेख है ये 4 आएगा, तो आपका 2 4 यहाँ पे है, यानी कि ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसने लिखा है। ऑप्शन में है भास, शूद्रक और कालिदास, इसके अलावा पतंजलि। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखा है।
मैंने बताया था जो मृच्छकटिकम है ये जो है गरीब व्यापारी और एक गणिका की प्रेम कथा है जिसमें उनके जो है वियोग वर्णन किए गए हैं। एग्जाम में आता है कि मृच्छकटिकम किस पर आधारित है, तो ये व्यापारी और गणिका की कहानी है। इसको लिखा किसने है ये बताना है आपको। तो भास का बिल्कुल भी नहीं है, ये शूद्रक का है, कालिदास का भी नहीं है, और पतंजलि का आप जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, तो ये नहीं होगा। तो आपका जो कालिदास है ये भी नहीं होगा, शूद्रक इन्हीं का है। मृच्छकटिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, और यहाँ पे भी रचनाएं हैं, दूसरी तरफ राइटर है और सामने आपके कूट दिया हुआ है। पहली जो रचना है वो है महाभाष्य, दूसरी जो रचना है कुमार संभवम है, तीसरी जो है अष्टाध्यायी है, और जो चौथा है वो अर्थशास्त्र है। बहुत ही आसान ऑप्शन है और बहुत ही आसान व्यक्तित्व है, कालिदास, पाणिनि, चाणक्य और पतंजलि। ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, बहुत आसान है कि जो महाभाष्य है ये लिखा है पतंजलि ने, और ये जो महाभाष्य है ये जो आपका पाणिनि का अष्टाध्यायी है इसी पर इन्होंने टीका लिखा है। महाभाष्य इंपॉर्टेंट है, पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है इसी पर जो टीका लिखा है वो महाभाष्य है। और जो कुमार संभवम है ये कालिदास की आप जानते हैं जो है मैंने बताया था कालिदास के काव्य, महाकाव्य, नाटक और अर्धकाव्य, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इनकी रचनाओं के बारे में। तो कुमार संभवम कालिदास का है, और अर्थशास्त्र तो सबको पता है चाणक्य, विष्णुगुप्त या जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सही कूट क्या होगा, ए में 4 होगा, यानी कि ए में 4 है, तो आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी हमें एक दो ऑप्शन आने से भी हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, उनकी रचनाएं भी बहुत फेमस हैं। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो गए होंगे। इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए रहने दीजिए बच्चों।